एक वीडियो सर वायरल हुई जो सूरत से आ रही है। अब नहीं आऊंगा दोस्त। जब मैंने ये देखा ना तो मुझे लगा कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, उनको जेल में डाल देना चाहिए और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर छपवाने चाहिए। गुजरात मॉडल, अरे गैस नहीं है तो क्या हुआ, रोटी नहीं खा पाओगे तो क्या हुआ, गुजरात का मॉडल तो है तुम्हारे पास। इसे पढ़ते रहो, देखते रहो, चिपकाए रहो माथे पे और तुम्हारा पेट भर जाएगा। गुब्बारा जो है ना वो फट चुका है गुजरात मॉडल का। नोएडा में खबर जो चली, फिर एक कनेक्शन निकाला गया कि पाकिस्तान से लिंक आ गया है। आप सोचिए, जो मजदूर वर्ग है जिन्होंने कभी थाने कचहरी कभी कुछ नहीं देखा है, नोएडा डीएम मेधा रूपन जो है वो निकलती है। उनके सामने एक बाप हैं और एक जीजा उनके गुम हुए थे, उनके साले थे। वो दोनों लोग वहाँ खड़े होकर, उनके पिता रो रहे हैं, आंख में आंसू, लेकिन उन्होंने पलट के नहीं देखा। गाड़ी में बैठी और वो वहाँ से निकल जाती हैं। मनुष्य होने का एक पैमाना क्रिएट कर दिया है जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी को मनुष्य माना ही नहीं जा रहा। और अगर आंकड़े की बात करूं तो 80 करोड़ सरकार चीख चीख के कहती है। क्या ये जो प्रोटेस्ट हुआ नोएडा में, यहाँ पर ऐसे कोई संगठन थे? अगर वो कर भी रहे थे तो आप मांगे क्या गलत थी उनकी? मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सारे हेल्थ कैसे खराब हो जाएं लोगों के, उसके लिए पूरी व्यवस्था काम कर रही है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि पेट्रोल की कमी भी वहीं से शुरू हो रही है, गैस की कमी के भी वीडियोस वहीं से आ रहे हैं? जिसकी सबसे ज्यादा आप नारे जिसके नाम को बुलंद कर दें, वहां पर काम सबसे खराब होता है। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, क्रांति का मतलब है वो व्यवस्था बदलना जिसमें थोड़े से शोषक करोड़ों मजदूरों और किसानों का शोषण करते हैं। चाहे शोषक ब्रिटिश हों या भारतीय पूंजीपति, शोषण जारी रहेगा तो संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स पर नो द न्यूज़ और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ नीरज झा जी भी हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं गीतांजलि, जो नोएडा में अभी रिपोर्ट की मजदूरों का जब एक आंदोलन हो रहा था और चीज़ें खबर जब फैली कि उग्र हो गया आंदोलन, और उनके बीच जब मजदूरों की आवाज़ दूर दूर तक नहीं पहुंच रही थी तो गीतांजलि वहां से रिपोर्ट की। गीतांजलि ने बताया कि वहां पर नोएडा में क्या हो रहा है। आज जब वीडियो एक वायरल हुई सूरत की तो नीरज जी ने कहा कि हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज हम उन मजदूरों की चर्चा करेंगे जो रोज सुबह हमारे और आपकी तरह ही घर से निकलते हैं, लेकिन शाम तक भी उनके हिस्से में रोटी नहीं आती, शिक्षा नहीं आता और सुरक्षा नहीं आती है। वो जीडीपी में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती है और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। एक वीडियो सर वायरल हुई जो सूरत से आ रही है और बहुत भयंकर भीड़ है और एक लड़का बोलता है अब वापस मैं नहीं आऊंगा। और जब मैंने भी उसको पहली बार सुना तो रूह कांप गए थे मेरे, जिस तरीके से वो बोल रहा था। मैंने आपको दिखाया कि हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या वो जो वीडियो आप देखे, आपको कैसा लगा और क्या हालात हैं सूरत के? मुझे ये लगता है कि एक तो उधना रेलवे स्टेशन है मेरे हिसाब से, जहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया ओवर क्राउडिंग की वजह से। भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ ने लाइन तोड़ दी और लाठीचार्ज किया गया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो लोग यहाँ पर भीड़ बन चुके हैं, लाइन में लगे रहना उनकी प्रकृति या उनके जीवन का हिस्सा हो गया है। अगर वो लाइन तोड़ते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा सकती है। जब मैंने ये देखा ना तो मुझे लगा कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। पकड़ पकड़ के जितने भी मजदूर पलायन कर रहे हैं गुजरात से या सूरत से, खास तौर पे जो खबर आ रही है, उनको जेल में डाल देना चाहिए और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर छपवाने चाहिए। गुजरात मॉडल जो बहुत ज़्यादा प्रचारित हुआ था हमारे समाज में 10-12 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी अपनी दिखा रहे थे और गुजरात मॉडल को बेचा जा रहा था, तो उस गुजरात मॉडल के बड़े बड़े पोस्टर बना के उन सब मजदूरों को दे दिया जाए। उनसे कहा जाए अरे गैस नहीं है तो क्या हुआ, रोटी नहीं खा पाओगे तो क्या हुआ, गुजरात का मॉडल तो है तुम्हारे पास। इसे पढ़ते रहो, देखते रहो, चिपकाए रहो माथे पे और तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब समझिए, गुजरात जो है, मतलब किसी को कपड़ा खरीदना होता है वो सूरत की तरफ निगाह करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सूरत के अंदर, हीरा व्यापार जो है वो गुजरात में बहुत जबरदस्त है, सेरेमिक इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। इन तमाम इंडस्ट्रीज में काम कौन करता है? बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जाके काम नहीं करते हैं। इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो मजदूर जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अच्छा पढ़ लिख पाएं और बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बन पाए, क्योंकि वो भी शोषण का एक चक्र है।
लेकिन फिर भी वो मेहनत करने के लिए जाते हैं अपने अपने राज्यों को छोड़कर। और खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनका सबसे ज्यादा पलायन होता है इस तरीके से। तो पहले वो अपने राज्यों से पलायित होकर गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं, और मजदूरी मिलती कितनी है उनको? 14,000, 15,000, 12,000, 13,000। अभी हम लोग नोएडा की घटना का भी जिक्र करेंगे ही इसमें, है ना, मजदूरों के असंतोष का। तो 13, 14, 15,000 के लिए वो अपना राज्य छोड़कर यहां आते हैं, और यहां स्थिति क्या बनती है कि गैस उनको खरीदना पड़ रहा है जो सबसे कम कीमत है। नीलांजय, आपके सामने ही बात की थी, हमारे एक रिश्तेदार वहां काम करते हैं, जो सबसे कम कीमत जिस पर अभी गैस मिल रही है खुली 1 किलो 2 किलो वाली, तो 1 किलो गैस 350 रुपए पर केजी मिल रहा है। 350 रुपए 1 किलो गैस पर कोई मजदूर कैसे खर्च कर पाएगा जो 12, 12.5, 13, 14,000 रुपए कमाता है? और मान लीजिए जिसका परिवार उसके साथ है, उसकी पत्नी है, उसके छोटे बच्चे होंगे, कैसे पाल पाएगा वो समाज? इसका मतलब तो ये है ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक जनरेशन को पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। एक जनरेशन के पास उतनी संपत्ति थी ही नहीं, उतना पैसा था ही नहीं कि वो पढ़ पाए, उसको मजदूरी करना पड़ रहा है। और हमारी पूरी व्यवस्था ये इंश्योर कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी करेगी। खाने की बात हो रही है भाई, रोटी नहीं मिल पा रही है उनको, खाएंगे क्या इसका सवाल है। पढ़ना और डॉक्टरों के पास जाना, अस्पताल, शिक्षा, ये सब तो छोड़ दीजिए, एंटरटेनमेंट तो सपने की भी बात उनके लिए नहीं रही। आप हम जैसे लोग जो है मूवी हॉल, सिनेमा हॉल में जाते होंगे, उनके लिए तो सिनेमा हॉल मंगल ग्रह पे जाने वाली कोई बात होगी फिर? ये व्यवस्था है, ये समाज है। तो मैं तो कहता हूं उन सब मजदूरों को भैया बैनर पोस्टर दे दो गुजरात मॉडल का, और गुजरात मॉडल को लेकर ही शोज जो है सारे टीवी चैनल्स चलाते रहे। गुब्बारा जो है ना वो फट चुका है गुजरात मॉडल का। आज सुबह मैं कैब में आ रहा था, सॉरी मैं आप कुछ बोलने वाले थे। सुबह मैं कैब में आ रहा था और कैब ड्राइवर से जब मेरी बात हुई, वो हिंदू ही था, मैं जानबूझ के आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई सड़क असल में खराब थी, मैं गुड़गांव से आ रहा था, सड़क बहुत खराब थी। उसने कुछ बोला कि यार सड़क वड़क बहुत खराब है। मैंने कहा सड़क थोड़ी बनेगी, मंदिर बन ही गया था। और ही वॉज एजिटेटेड। उसने कहा कि दरअसल इन लोगों ने मूर्ख बना दिया है, ना तो कैब ड्राइवर्स की कमाई हो रही, उनके प्रदर्शन भी हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो जितने हाशिए पे मौजूद लोग हैं भाई, वो सब सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं। जिनमें ताकत है, या मैं ये बात कहूंगा भी नहीं, जिनमें ताकत है, जो लोग थोड़ी ज्यादा हिम्मत दिखा पाते हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, और जो लोग थोड़ी कम हिम्मत दिखा पा रहे हैं, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम अपने घरों में वापस चले जाए। एक सूरत आप ये समझिए कि वो मजदूर जो 12, 13, 14, 15,000 के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में मजदूरी करता है, वो चला भी गया अगर वहां पर, वहां क्या कर लेगा? तो सवाल तो बहुत बड़ा है कि हमारी पूरी जो पीढ़ी है, हमारा एक बहुत बड़ा जो तबका है, हम उस तबके को मनुष्य भी मान रहे हैं क्या? ये पूरी व्यवस्था, ये उस गुजरात का दृश्य है जिस गुजरात मॉडल को बेचा गया, और जिस गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, जिसको वो खुद कहते हैं गुजरात मॉडल के कारण जो है वो गुजरात मॉडल का गुब्बारा जो है, ये मजदूरों की जो चहलकदमी है वो फूटती हुई दिख रही है। और लोगों को समझना चाहिए कि क्या मॉडल था और क्या हालात हमने अपने ही लोगों के बना दिए। गीतांजलि हमारे साथ है, लेकिन गीतांजलि अभी मैं आपके आने पर एक ये सवाल पहले सर से ले लेता हूँ। नोएडा की जिक्र करेंगे, जब अभी सूरत की बात हो रही है तो सूरत पे ही एक मैंने खबर देखी, और वो खबर ये थी कि एक प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है कि ये जो मजदूर हैं ये छुट्टी पर जा रहे हैं, गर्मी की छुट्टी है, वो जा रहे हैं अप्रैल मई, गुजरात वाली, हाँ गुजरात वाली। और एक और खबर मैंने देखी, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सब वोट देने बंगाल जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, सब बंगाल जा रहे हैं, और तब वो भीड़ इकट्ठा हुई है। तो लोगों में कई तरह की खबरें फैल रही हैं इसी सेम वीडियो को लेकर। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ये सच में गैस सिलेंडर की वजह से छोड़ रहे हैं, या फिर सच में छुट्टी मनाने जा रहे हैं? कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर होगी, या अखबार को तय करना है? तो अखबार खबर दिखा नहीं रहे हैं, अखबार तय कर रहे हैं कि हमें खबर क्या दिखानी है। तो अखबार ने तय कर लिया कि हमें कहना है नहीं नहीं मजदूर तो बड़े समृद्ध हैं, मजदूर बहुत खुश हैं, वो तो छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव में जा रहे हैं। यही ना, गर्मी की छुट्टियां। भाई कौन से अप्रैल में गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं? आप और हम स्कूल में नहीं पढ़े क्या? कौन से मई में गर्मी की छुट्टियां, कौन से अप्रैल में गर्मी की छुट्टियां पड़ती है? मई में गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी। अभी तो 19 या 20, क्या 20 अप्रैल है ना आज, 20 अप्रैल में हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20 अप्रैल को पब्लिश भी कर देंगे एडिटर्स ने चाहा तो, ठीक है। तो कौन सी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती है?
और चलिए मान लेते हैं कि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई और दूसरा आपने क्या कारण बताया था? बंगाल में इलेक्शन है। तो बंगाल में इलेक्शन देने के लिए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में वोट देने के लिए मजदूर जा रहे हैं या फिर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं? तो उधना रेलवे स्टेशन पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? जानवर है क्या ये मजदूर? भेड़ बकरियां, इनको नहीं पता ट्रेन में कैसे चढ़ना है? ट्रेन क्यों कम है तुम्हारे पास? अच्छा, ट्रेन कम है, मजदूरों को नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था तुम्हारे पास? लाठीचार्ज। तो दरअसल मैंने जो पहले सवाल का जवाब दिया है ना दोस्त, मनुष्य ही नहीं माने जा रहे हैं। जिनके पास वर्दी है, माफ करें, वर्दी वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास वर्दी है वो समझते हैं हम एक ग्रुप ऑफ पीपल से बहुत ऊपर आ गए। लोगों देख के तो वो लोग बात करते हैं लोगों से, गाड़ी के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, लोगों के कपड़े देख के वो लोगों को ट्रीट करते हैं। तो मजदूरों के कपड़े ऐसे रहे होंगे जैसे उनको लगा कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दो, कोई सवाल पूछने वाला होगा नहीं। अरे भाई, अगर छुट्टियां मना, एक तो अप्रैल में गर्मी छुट्टियां पड़ती नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है जो गोदी मीडिया के अखबार और चैनल्स अगर कोई दिखा रहे हैं तो उन मूर्खों, उन जाहिलों पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए अगर भेजे जा रहे हैं, वो तो भेजे जा रहे होंगे। हरियाणा से हमने बहुत बड़ी तादाद में देखा कि किस तरीके से हरियाणा, पानीपत खास तौर पे जो इलाका है, या पंजाब के कई इलाके जहां पर बिहार से पलायित होकर मजदूर आते हैं, बिहार इलेक्शंस के दौरान गए, तो वो तो भेज रहे हैं ना लोग, भेज रहे हैं तो सुविधाओं के साथ भेजो। रेलवे स्टेशन पे तुमको लाठीचार्ज क्यों करना पड़ रहा है भाई? तो लाठीचार्ज जो हुआ है वो सूरत बयान कर देता है, और सूरत के अंदर लोग बाग जिनके भी रहते हो वो बात करके देखे, 350-400 रुपए पर किलोग्राम आपको गैस तो मिल ही रहा है ना। तस्वीरें हैं जो लोगों के स्क्रीन पर चल रही हैं फिलहाल, ठीक है, जिसमें चूल्हा, ईंट जोड़ के, 4-5 ईंट जोड़ के उसमें लकड़ी का जलावन डाल के लोग खाना बना रहे हैं। 5 किलो राशन पता नहीं मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, मिलता भी होगा, पकाएं कैसे? कच्चा चावल खा ले क्या, जिस चावल में मिलावट होती है? तो अखबार वाले या टीवी स्टूडियो में बैठे जाहिल लोग जो हैं वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते कि गर्मी की छुट्टियों में मजदूर जा रहे थे, तो ये नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है। और सच्चाई को आप दबाए रखिए, नोएडा जैसे हालात हो सकते हैं, और नोएडा जैसे हालात कोई खराब हालात नहीं है, मजदूर क्यों ना उठे भाई? ठीक है, अब असंतोष का संगठन, खैर उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो खबर जो है ना वो है नहीं, खबर जो है वो मैन्युफैक्चर की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लोग गुजरात में रहते होंगे वो इस खबर पे किसी भी तरीके से विश्वास करेंगे। इवन जो बिहार या उत्तर प्रदेश के वो परिवार होंगे जिनके लोग पलायित होकर वहां गए हैं, और जो लोग कमी की वजह से वापस आना चाह रहे हैं, उनके परिवार वाले भी यकीन नहीं करेंगे। बस ज़रूरत यह है, मुझे जो लगता है, और आजकल सारे शोज में ज्ञानबाजी ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत यह है भाई कि जिन लोगों को पता है कि हमारा घर का बच्चा या हमारा पति या हमारे बाप गए हैं, पलायित होकर मजदूरी करने गए हैं ताकि हम लोगों का पेट वो पाल सकें, ठीक है, वो लोग ये समझें कि उनको जब आजीविका नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो दिक्कत व्यवस्था की है, वो दिक्कत सरकार की, उनको सवाल पूछना पड़ेगा, ठीक है। और बिहार के बारे में बहुत सारी बात तो क्या ही करें, सम्राट चौधरी हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। गीतांजलि, आप गई थी नोएडा में खबर जो चली शुरुआत में कि वहां पर आग लगे, गाड़ियां जलाई गई, फिर एक कनेक्शन निकाला गया कि पाकिस्तान से लिंक आ गया है। आप जब ग्राउंड पर गई तो आपने वहां पर किससे बात की, क्या फील किया, क्या दरअसल जो चीजें चल रही थी वो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर्ड थी या कुछ अलग था वहां पर? पिछले कुछ समय से हमारे देश में एक चलन चला है कि जो भी सवाल पूछते हैं, जो भी सरकार के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, उनका या तो पाकिस्तानी कहा जाता है या फिर खालिस्तानी कहा जाता है, उनका कोई ऐसा कनेक्शन आतंकवादी जैसा निकाला जाता है। जब मैं ग्राउंड पे गई, नोएडा फेज थाने पे हम लोग गए थे, वहाँ पे कई ऐसे लोग मिले जिनके परिवार के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और ये प्रोसेस कैसे हुआ कि जिस दिन हिंसा हुई उसके अगले दिन कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके 1 से 2 दिन बाद जो कंपनीज हैं उन्होंने नोटिस निकाला, कॉल किया अपने मजदूरों को कि आप आ जाइए, आज से आपको ज्वाइनिंग करनी है और हम कंपनी शुरू कर रहे हैं। फिर एक कंपनी एक लिस्ट बना के पुलिस वालों को देती है, और जैसे ही वो लोग कंपनी के गेट पे जाते हैं, पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी है और उन्हें वो गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में भेज देती है। उसके बाद परिवार के सदस्य, शाम होता है, वो लोग नहीं लौट रहे हैं, कई लोगों को कॉल चली जाती है कि आप लोग के परिवार के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके बाद वो लोग खोजना शुरू करते हैं। अब पुलिस का रोल है, पुलिस की व्यवस्था कितनी अच्छी है, और पुलिस जिसको जनता के सहयोग के लिए बनाया गया है वो कितना सहयोग करती है। वो लोग नोएडा के हर एक थाने में जाते हैं, जितने परिवार वाले हैं, मुझसे 6 परिवार वालों की बात हुई, सब में 2-3 चीज़ें कॉमन थी कि वो लोग हर थाने में गए,
कि भाई मेरे परिवार का ये सदस्य गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है। हर थाने से उनको किसी दूसरे थाने भेज दिया जा रहा था कि आप होशियारपुर जाइए, आप इस थाने जाइए, आपका इलाका फला थाने में आता है, फला थाने में जाइए। 24 घंटे से 48 घंटे तक लोग ढूंढ रहे थे अपने परिवार के सदस्यों को। आप सोचिए, जो मजदूर वर्ग है, जिन्होंने कभी थाने कचहरी कभी कुछ नहीं देखा है, उन परिवार के सदस्यों की क्या हालत हुई होगी। 2 दिन बाद कुछ लोगों को ये बताया गया कि आप कासना जेल चले जाइए, जो नोएडा की जेल है, वहाँ चले जाइए। आप सूरजपुर से कोर्ट से आप वकील कर लीजिए, वहाँ पे अपनी कोर्ट लगी हुई है, आप वहाँ से आप जमानत करा सकते हैं। लेकिन मेरी एक महिला से बात हुई, उनके परिवार में सिर्फ उनके पति हैं और उनका एक छोटा बेटा था। उन्होंने रोते हुए ये बात हम लोगों से कही कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे परिवार में कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि कोर्ट कचहरी कैसे करनी है, मैं कैसे अपने पति को छुड़ाऊंगी। उसका कहना था कि बस पति के पास आई कार्ड नहीं था, पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया। अब वो इसके बाद हमें कुछ लोग ऐसे मिले, एक व्यक्ति मिले जिनके भाई को गिरफ्तार किया गया। तो उनका कहना है कि हमारे सारे कागज पूरे हो चुके हैं, हम वकील कर लिए हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो भी वहाँ कोर्ट से उसको जमानत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि पुलिस ने चालान नहीं भेजा, एफआईआर की कॉपी नहीं दी। मतलब आप उनको ये बोल दिए कि आप चले जाइए जेल, आप जमानत हो जाएगी, फिर भी पुलिस उनको भटका रही है, फिर भी उनको थाने दर थाने घुमा रही है कि आप घूमिए और हम लोग मदद करें, लेकिन मदद के नाम पे उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। एक हमें पिता मिले, उनका नाम भरत प्रसाद था। उन्होंने बोला कि वो ड्राइवर हैं, स्कूल में ड्राइवरी करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले दिन रात के 12 बजे अपने बेटे को खोजते हुए आया हूँ और मैं नोएडा के हर एक थाने में गया हूँ। उन्होंने एक एक थाने का नाम बताया और मैंने बोला कि ठीक है, आप अंदर जाइए थाने के। पहले वो हम लोगों से थाने के बाहर मिले। मैंने बोला बहुत सारे परिवार वालों को पुलिस ने बता दिया है कि वो कहाँ है, आप जाइए, मिलकर आइए। वो लोग अंदर गए, उन लोगों को भगा दिया गया मेरे सामने। पुलिस एसएचओ बैठे थे बाहर, उन्होंने भगा दिया। मैं जब पूछने की कोशिश की कि सर मतलब ये लोग घूम रहे हैं सारे थाने और इन लोगों ने एक एक थाने का नाम आपको बताया है, तो मेरे सामने पुलिस कहती है कि आप होशियारपुर चले जाइए, आप वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला हम होशियारपुर थाने से भी आए हैं। और फिर हम लोगों से बोला जाता है कि आप अपना कैमरा बंद करिए, आपकी आईडी वैलिड नहीं है, आप कौन होती हैं सवाल पूछने वाली, हम नाम ले रहे हैं। और जस्ट वहाँ से नोएडा डीएम मेधा रूपन जो है वो निकलती हैं। उनके सामने एक बाप हैं और एक जीजा उनके गुम हुए थे, उनके साले थे। वो दोनों लोग वहाँ खड़े होकर, उनके पिता रो रहे हैं, आंख में आंसू, लेकिन उन्होंने पलट के नहीं देखा। गाड़ी में बैठी और वो वहाँ से निकल जाती हैं और हमारे सामने उनको बाहर फिर से निकाल दिया जाता है कि हमने नाम नोट कर लिया और उन्हें नहीं बताया जाता है। अगले दिन पुलिस उनको बताती है कि आप जेल जाइए। और जब उनका मेरे पे फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने मारा भी है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, लेकिन उनका ये कहना था कि पुलिस ने 2 दिन मारा भी है। और ऐसे सारे केस में हुआ है जिसमें कंपनी और पुलिस मिलकर जो लोग उनके यहाँ मजदूर काम करते हैं उनको गिरफ्तार करा रही थी। और उनके पास सबूत है, वो वीडियोस दिखा रहे हैं अपने, किसी के भाई गिरफ्तार हुए थे, किसी के पति, किसी का बेटा, वो वीडियोस दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप यहाँ चलिए, सीसीटीवी कैमरा है, ये वीडियोस है। वो नहीं है प्रोटेस्ट में शामिल, बावजूद उनके वो लोग उनको गिरफ्तार कर लिए थे। इसके अलावा जब हम लोग बस्ती में गए, सबका एक चीज़ कहना था कि आप मुझे बताइए कि 12,000 रुपये हमें मिलता है, हम कैसे इसमें गुजारा करें और हम कितने दिन चुप रहें। हमने बहुत परिवार से बात की, जानने की कोशिश की कि वो लोग कैसे रह रहे हैं। उस नोएडा फेज 2 थाने के पास में ही नया गांव है, वो पूरा फैक्ट्री वर्कर्स का इलाका है। उस इलाके से जुड़ी कई चीज़ें हैं। जस्ट 1 किलोमीटर में एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत चौड़ी सड़कें हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं शीशे की, लेकिन उस इलाके में इतना कूड़ा, इतनी गंदगी, नाला बह रहा है। उनको ना अच्छी शिक्षा मिल रही है क्योंकि पैसे कम हैं, उनके बच्चों को न उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है क्योंकि गैस 400 रुपये किलो। उनका कहना है कि हमारा 12,000 रुपये तनख्वाह है, डेली के 400 रुपये मिलते हैं, हम कैसे 400 रुपये किलो गैस खरीदें। इसके अलावा उन्हें उनका स्वास्थ्य, जो बेसिक उनके संवैधानिक राइट्स हैं, वो नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ पे इतना कूड़ा है कि हर रोज़ कोई दूसरा बीमार पड़ रहा है, मच्छर है, लाइट दिन भर नहीं आ रही है, हमारे रहते हुए भी लाइट नहीं थी, लाइट दिन भर नहीं आ रही है। उन लोगों का सिर्फ इतना कहना था कि हम सड़क पे क्यों नहीं उतरे जब हमारी तनख्वाह इतनी कम है। तो मैंने पूछा कि आपकी तनख्वाह आखिरी बार कब बढ़ाई थी कंपनी ने? तो एक व्यक्ति थे, वो 2 साल से काम कर रहे थे, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो बात है। 1 साल 29 रुपये बढ़ाई गई थी और 1 साल 35 रुपये, 29 और 35 रुपये। हम अगर 1 किलोमीटर किसी ऑटो से जाते हैं तो वो किराया है 29 और 35 रुपये।
लड़कियों का अलग समस्याएं थी। लड़कियों का कहना है कि 8 घंटे में उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ जानवरों जैसा ट्रीट होता है। अगर 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट, अगर वो 6:05 पे जाती हैं तो उनके 1 घंटे के पैसे काट लिए जाते हैं। एक लड़की मिली, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगी, उसका सना नाम था। वो पहले हमसे बातचीत नहीं कर रही थी कि ऑन स्क्रीन आएंगे तो हो सकता है कि कंपनी से हमें प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, फिर हमने कन्विंस किया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मैं पढ़ाई करने आई थी, मेरा 12th हुआ था, मुझे ग्रेजुएशन करना था, पर 10 या 11 हज़ार मिलता है, वो भी कभी बीमार पड़ गए और इन लोगों को मंथली छुट्टी भी नहीं मिलती है, एक छुट्टी नहीं है इनके पास, संडे, ये जो 4 संडे पड़ता है इसके अलावा। उनका कहना था कि मैं पढ़ने के लिए आई थी, न मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं सेविंग्स कर पा रही हूँ कि मैं उससे कॉलेज की फ़ीस जमा करूँ, मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, न मुझे टाइम मिल रहा है। सरकार दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहाँ एक लड़की ये मुझसे रोते हुए कह रही थी कि मुझे बहुत पढ़ने का शौक है, लेकिन मैं 4 साल से हर साल सोचती हूँ कि इस साल मैं तनख्वाह बचा लूँगी, मैं इस साल पढ़ लूँगी, इस साल तनख्वाह बचा लूँगी, इस साल पढ़ लूँगी। उन्होंने बाकायदा अपना हिसाब गिनाया, 10,000 11,000 तनख्वाह है, 5,000 रूम रेंट जा रहा है, बिजली का बिल, 400 रुपये किलो इस टाइम गैस मिल रहा है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो वो उसका दवा इन सब में जाएगा, खाने पीने में अलग खर्चे हैं। क्या सेविंग्स हो रही हैं? अगर वो इस बात पे भी, जो सरकार दावा करती है कि न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, रूल भी है इसके लिए, कानून है बाकायदा, उसके बाद भी अगर उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो वो सड़क पे क्यों ना उतरें? और फिर आप उनका पाकिस्तानी कनेक्शन दिखा दे रहे हैं। आप ये बता रही हैं कि उनको जेल भेजा गया, फिर परिवार वालों को नहीं बताया गया कि वो लोग कहाँ हैं, और अभी सर आपने जिक्र किया था कि इन लोग को जेल में डालकर एक मॉडल, आपको ये नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश मॉडल आगे जा चुका है गुजरात का, और गुजरात बहुत अब पीछे हो चुका तो है? जब जेल में डाला गया ना तो गुजरात में तो गुजरात मॉडल का बैनर देना था, इन मजदूरों को जेल में राम राज्य का मॉडल दे दें। यही कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो राम राज्य यही था क्या? राम ने, चलिए मान लेते हैं जो मिथोलॉजी कहती है, राम ने अपनी प्रजा के साथ यही व्यवहार किया था क्या? राम ने उनका सहयोग करने वाले जो रीछ भालू बंदर थे उनके साथ यही व्यवहार किया था। काय बात का राम राज्य है? पर नारे राम राज्य के होंगे। अच्छा, सूरत हाल जो पूरा है गीतांजलि ने बड़े शानदार तरीके से बताया, और ख़ास तौर पे जो आय उनको मिल रही है, एक बार उस आय पे ना दोबारा बात कर लें हम, बहुत छोटा सा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोगों से मैं चाहता हूँ आप लोग सोचें बस। 11,313 नॉन स्किल्ड वर्कर्स, 12,445 सेमी स्किल्ड वर्कर्स, 13,940 स्किल्ड वर्कर्स, ये पहले था। फिर जब थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ तो योगी आदित्यनाथ को लगा कि नहीं नहीं, पैसे बहुत कम हैं, तो एक शानदार बढ़ोतरी करें जिससे लाइफस्टाइल बढ़िया हो सके। बढ़ोतरी के बाद जो असीम पैसा मिल रहा है मजदूरों को नीलांजय, 13,690 रुपए प्रति महीना नॉन स्किल्ड, 13,690, 15,059 रुपए सेमी स्किल्ड, और 16,868 रुपए स्किल्ड वर्कर्स के लिए। 16,868 आप पकड़ लीजिए और आप खुद का हिसाब लगा के देख लीजिएगा। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा कहीं से भी आते हैं, यहाँ पे आपको मकान भी लेना होगा, खाना भी खाना होगा, 300, 350, 400 रुपए किलो गैस में भी देना होगा। छोड़ दीजिए, ये तो सिचुएशनल क्राइसिस है ना, गैस की कीमत वही लगाइए जो पहले थी, उस हिसाब से 16,868 रुपए में आप जिंदगी कैसे जिएंगे एक पत्नी एक बच्चे के साथ, आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तब तो ठीक है, सब चंगा सी, और अगर ठीक नहीं लगता है तो सवाल पूछना पड़ेगा, सवाल पूछना होगा। मुझे ना एक इसमें फिर से अखबार की बात मैंने की थी और मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी। नवभारत उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसने कोई स्टोरी की होगी, और आप इसकी हेडिंग देखें, कैप्शन 4 लाइन्स। नोएडा, मानेसर और दिल्ली में हाल ही में हुए श्रमिक प्रदर्शनों और बवाल को लेकर अब जांच एजेंसियों ने एक संगठित साजिश का खुलासा किया है। ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र चल रहा था। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लखनऊ स्थित एक संगठन की भूमिका सामने आ रही है, जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच असंतोष को संगठित आंदोलन में बदलने की योजना बनाई थी। श्रमिकों के असंतोष को संगठित आंदोलन में बदलने की योजना बनाई थी, ये संगठन का जुर्म था और ये संगठन की साजिश थी। यही लोग भगत सिंह को माला पहनाते हैं। इन्हीं लोगों के भक्त जो हैं ये भगत सिंह की टी शर्ट पहनते, भगत सिंह का तस्वीर उकेरा हुआ टी शर्ट पहनते हैं। मुझे याद है अभी 23 मार्च बीता है और द थर्ड आई में पंकज श्रीवास्तव जी के साथ हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह अगर आज होते तो यूएपीए के तहत जेल में होते। ये जो खबर है ना नवभारत टाइम्स की,
और ये मजदूरों के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके का हश्र हुआ है मजदूरों का, और जो पूरी घटनाक्रम गीतांजलि ने बताई है, वो ये बताती है कि पंकज श्रीवास्तव बिल्कुल सही कह रहे थे। आज भगत सिंह होते तो वो जेल के अंदर ठूंस दिए गए होते, उनका पता भी शायद किसी को नहीं मिलता, जेल दर जेल लोग घूमते रहते कि भगत है कहाँ, और फिर भगत पाता। पंकज श्रीवास्तव ने एक ट्वीट पोस्ट भी किया है पंकज श्रीवास्तव जी ने, और मेरे जहन में जो ख्याल आया वो ख्याल उन्होंने उकेर दिया, तो मुझे लगता है कि वो पढ़ देना चाहिए। दंगा जागरण से लेकर नवभारत टाइम्स तक पूंजीपतियों के कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, माफ करिएगा शब्दों के लिए, लेकिन बहुत बार बहुत अच्छे शब्दों से आपको सजाना नहीं होता अपने भावों को। ये कौन नहीं जानता कि मजदूरों को संगठित करना, उनके श्रम के मूल्य और सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष की योजना बनाना साजिश नहीं होती। उनको ये बताना कि पढ़ना तुम्हारा अधिकार है, उनको ये बताना कि खाना तुम्हारा अधिकार है, उनको ये बताना कि अच्छे से रहना तुम्हारा अधिकार है, और अगर तुमको ये नहीं मिल रहा है तो किसी अडानी की तिजोरियां भरी जा रही हैं, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, ये कोई साजिश नहीं है। ये मैंने बोला है, पंकज जी ने लिखा, पंकज जी के लिख पर दोबारा आता हूं, कोई साजिश नहीं है, ये मजदूरों का संवैधानिक अधिकार है। मजदूरों के आंदोलन को साजिश बताना संविधान पर हमला है। वैसे एक और मास्टरमाइंड का नाम हमसे सुन लो, भगत सिंह। तो भगत सिंह का नाम लेने वाली जो सरकारें हैं, भगत सिंह का नाम लेने वाले जो पॉलिटिकल लोग हैं, और भगत सिंह का नाम लेने वाले जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, एक बार भगत सिंह को पढ़ लें। अरे इतने सालों से तुम्हारे पुरखों ने भी भगत सिंह का नाम लिया है, उसी चीज की कद्र कर लो और मजदूरों की बात सुन लो। 16,868 रुपए में कोई मजदूर कैसे गुजारा करेगा नोएडा या गाजियाबाद जैसे इलाके में, जहां पर 5,000 रुपए आपने बताया, वो फिर भी बहुत शायद आलीशान बंगले में रह रही होंगी, लेकिन आप बहुत झुग्गी जैसे नुमा किसी जगह पे भी रहेंगे ना, तो भी 2,500-3 हजार रुपए जो है लग रहा है एक कमरे का। अब 2,500-3 हजार पकड़ लीजिए, शौचालय की व्यवस्था क्या होगी ये सोच के देखें। मतलब 100 चीजें हैं ना जिंदा रहने के लिए, और क्यों नहीं, उनका भी तो अधिकार है एंटरटेनमेंट का भाई, उनका भी तो अधिकार है किसी सिनेमा हॉल में जा पाए, कहीं घूमने चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लें, वो सब तो उनके लिए मंगल ग्रह के सपने जैसा है। अब बेसिक चीज, आप जिंदा नहीं रह सकते, यू नॉट हैव द राइट टू लाइफ, आपको पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा। इस हालात में मजदूर जो हैं ढकेल दिए गए हैं, क्योंकि गांधी जी का जंतर जो है वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में, मुझे नहीं पता अब आता है कि नहीं आता है, और अगर आता भी होगा तो वो पन्ना फाड़ दिया जा चुका है गांधी जी के जंतर का, एक पॉलिटिशियन को नहीं पता है। जबकि हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश होना, हमारे संवैधानिक मूल्य इसी ओर इशारा करते थे कि हमारी जितनी भी योजनाएं बने, हमारी सरकार जो भी काम करे, उसके मूल में ये उद्देश्य छिपा हुआ हो कि हाशिए पे मौजूद व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव आता है। यहां पे तो हाशिए पे मौजूद व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं माना जाता है। एक चर्चा आपने बताई कि किस तरीके से वो पिता और पुत्री जो थी, जो रो रहे थे, और डीएम ने उनको देखा भी नहीं, चली गई। डीएम साहिबा जो हैं बहुत बड़े पद पर हैं, और पता नहीं कैसे उनको ये पद मिला होगा। विजेंद्र सिंह से बात हो रही थी अभी, और आज हम लोग ये पॉडकास्ट उनके साथ रिलीज भी करेंगे। विजेंद्र सिंह ने बहुत शानदार बात कही कि हमको ये सोचना होगा कि यहाँ पर हर कोई जो है वो बड़ी सरकारी नौकरियों के पीछे ही क्यों दौड़ता है। वो इसलिए दौड़ता है क्योंकि वर्दी मिल जाए या बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए तो अपमानित होने का जो डर है ना, वो डर खत्म हो जाता है कि अब हम अपमानित नहीं हो सकेंगे। चलिए ठीक है, ये सोशियोलॉजिकली बहुत जबरदस्त इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इससे आपको किसी और को अपमानित करने का हक नहीं मिल जाता है। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि लोग को लगता है ऐसा है कि अब हम अपमानित कर सकते हैं। ये अपमानित करना हुआ। मुझे बिहार की एक घटना याद आ गई। जब मैं बिहार गया था ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लांजे, हम लोग सुपौल में थे। सुपौल में 2 सड़कें हैं, मतलब यहाँ पे रिहायशी इलाका है और एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें नदी का पानी आ जाता है, और इस साइड सड़क है, इस सड़क के दूसरी तरफ खेत हैं। मतलब वहाँ के लोगों को अपने खेत पे जाने के लिए हमेशा ये जो एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको क्रॉस करके जाना होता था। एक्सीडेंट्स वहाँ पर बहुत आम थी, लोग डूब जाते थे। हम जिस दिन पहुँचे रिपोर्टिंग के लिए, उस दिन 2 बच्चे जो हैं वो पानी में उतरे थे, एक बच्चा डूब गया था, उसका पता नहीं पड़ रहा था। वो रिपोर्ट यूट्यूब पे मौजूद है, मॉलिटिक्स के चैनल पे ही। जो चुनाव का समय चल रहा था, विधायक उम्मीदवार जो था, और गठबंधन का ही था, जदयू भाजपा गठबंधन का, वो विधायक उम्मीदवार पहले भी विधायक था और इस बार उम्मीदवार भी था। वो आता है उसी एरिया में, लोग उससे बात करते हैं। पुराना वादा भी यही था कि भैया यहाँ पर पुल बना देंगे, कोई पुल नहीं बना, बच्चा मर गया था।
मतलब लोगों को यही आशंका थी कि बच्चा मर गया था, नहीं मिला वो बच्चा, उस परिवार से मिलने तक नहीं गया वो विधायक उम्मीदवार। ये तो चुनाव के दौरान की हालत बता रहा हूं मैं। चुनाव के दौरान तो नेता लोग जो हैं वोट मांगने जाते हैं, भगवान बनाते हैं ना वोटर को। बिहार में ये भी नहीं हो रहा है। अरे छोड़ो, इनकी जात क्या है हमको पता है, इनकी जात वाले और कहाँ जाएंगे, हमारे पास ही जाएंगे। इनकी जात वाले एक सुप्रीम आदमी को हम दे देंगे इतना पैसा। तो मुझे ये लगता है कि आई स्टिक टू दैट पॉइंट जो मैं गुजरात वाले मामले में कह रहा था कि कुल मिला के बात यह है कि मनुष्य नहीं माना जा रहा है, और मनुष्यता को ना हम लोगों ने मतलब मनुष्य होने का एक पैमाना क्रिएट कर दिया है जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी को मनुष्य माना ही नहीं जा रहा। और अगर आंकड़े की बात करूं तो 80 करोड़ सरकार चीख चीख के कहती है कि 5 किलो राशन पे महदूद हैं। तो जो 5 किलो राशन पे महदूद हो गए हैं उनको आप मनुष्य नहीं मान रहे हैं, उनके अधिकार को आपने अपना वरदान बता दिया है, और लोग ये सब सुन के सोच के चुप बैठे हुए हैं। और इसीलिए आप कभी वोटर अधिकार उनसे छीन सकते हैं, SIR के जरिए आप उनका वोटर से नाम काट देते हैं। इसीलिए लोग सड़कों पे आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ठूंस दिया गया। इसीलिए मजदूर जब अपने आय बढ़ाने के लिए जो आपने बताया ना 29 और 35 रुपए बढ़े, चलिए छिटपुट तो बढ़ोतरी भी हो रही है। 2014 में मेजर रिवीजन हुआ था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद तो सांसदों की सैलरी भी बढ़ी है भाई। अलग अलग सरकारों ने विधायकों की सैलरी भी बढ़ाई है, लेकिन मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ाई है। अच्छा, जो डाटा है, जो आंकड़ा है भी ये 16,868 का, ये अगर सब कुछ मिल जाए तब तो ठीक, वरना मुझे लगता है अस्पतालों में आप भी गए होंगे, आप भी गई होंगी, और बहुत बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हम गए हैं, आप उनके सिक्योरिटी गार्ड से या जो PN हैं उनसे बात करने की कोशिश करें, भाई कितना मिलता है? वो कहेंगे कि भैया मिलता तो 12,000 है, साइन 20,000 पे करवाते हैं। सुना होगा ना ये? हाँ, बिल्कुल सुना। मतलब अब इसके लिए अब साक्ष्य भी नहीं दे पाऊंगा, साक्ष्य भी मिल जाएगा अब क्या, लेकिन मुझे लगता है ये हर किसी का एक्सपीरियंस होगा जो जानते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसका एक्सप्लॉइटेशन, लो वेजेस और डिग्निटी ऑफ लाइफ को नहीं मानना किसी के, ये सबसे बड़ी समस्या है जिस पे किसी का ध्यान कभी जा ही नहीं रहा है। भाई बड़े बड़े देशों में, जो पाश्चात्य देश हैं, उनमें 6 घंटे और 7 घंटे वर्किंग आवर की बात होने लगी है। यहाँ पे हमारे पूंजीपति मतलब पंकज श्रीवास्तव जी के गुस्से को मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने कुत्ते की वर्ड का यूज क्यों किया है कि पूंजीपतियों के कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। क्योंकि यहाँ के पूंजीपति कहते हैं कि 90 घंटा और 100 घंटा काम करना चाहिए एक वीक में। इसका मतलब क्या है? आप मनुष्य को मनुष्य नहीं मान रहे हैं। और वर्किंग आवर, जो वर्क लाइफ बैलेंस और वर्किंग आवर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे हिसाब से 13वीं-14वीं शताब्दी से इसको लेकर लड़ाई शुरू हुई। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें 18 घंटा 20 घंटा लेकिन लोग मजबूर भी हैं। जैसे उन लोगों का कहना है कि हम जब तक ओवर टाइम नहीं करेंगे हमारा खर्चा ही नहीं चलेगा। हाँ, 12,000 ऐसे मिला, हम ओवर टाइम करेंगे तो हमें 16-18,000 मिल जाएगा, तो कम से कम हमारा खर्चा चल जाएगा। मैंने पूछा कि भाई इससे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपका शोषण है ये एक तरह का। कोई बात नहीं, हम जिंदा रहना में भूखे थोड़े ना मरेंगे। मेरे कुछ दोस्त कनाडा में रहते हैं, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो वहाँ गए हैं कमाने के लिए, तो उनकी कोशिश रहती है जितना ज़्यादा काम करें, आर्ली बेसिस होता है, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। चूँकि स्टूडेंट्स हैं तो उनके सरकार ने आवर्स डिवाइड कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं कि भाई आप हफ्ते में सिर्फ इतने ही घंटे काम कर सकते हो और इसका इतना ही पैसा मिलेगा। वो चाह कर भी ज्यादा नहीं काम कर पाते हैं। गीतांजलि बता रही है यहाँ पर उन लोगों को जरूरत है ज्यादा काम करने के लिए, कि उनको पैसे चाहिए। ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको पैसे उस हिसाब से नहीं मिल रहे। डिग्निटी ऑफ लाइफ का मसला है ना। वहां पर उनको पता है कि भाई 24 घंटे का ही दिन होता है ना, दिन 32 घंटे का नहीं होता। दिन ओवर टाइम नहीं करेगा ना, काल चक्र ओवर टाइम नहीं करता है वो। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, तो इतना ही रहेगा। सोना तो है आपको। अब जब आप ओवर टाइम करते तो आप सोएंगे नहीं, कम सोएंगे, इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ खराब हुआ। जब आप ओवर टाइम करते आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ खराब हुआ। तो दरअसल मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सारे हेल्थ कैसे खराब हो जाएं लोगों के, उसके लिए पूरी व्यवस्था काम कर रही है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो मनुष्य नहीं मान रही है। मनुष्य मानती तो उनको पता लगता कि भाई हम 8 घंटे सोते हैं, इनको भी कम से कम 7.25 घंटे तो सोना ही चाहिए, या सोएं। तो मनुष्य नहीं माना जा रहा है। 1918 में अहमदाबाद में एक मील में हड़ताल चल रही थी, और जब महात्मा गांधी को पता चला कि यहाँ पर मजदूर हड़ताल पे हैं, महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को समर्थन दिया था।
मैं गीतांजलि के पास आना चाहता हूँ कि क्या ये जो प्रोटेस्ट हुआ नोएडा में, यहाँ पर ऐसे कोई संगठन थे, जैसा भी सर ने बताया कि एक संगठन की गलती क्या थी, साजिश कि साजिश थी कि संगठित कर दिया। यहाँ पर भी कोई ऐसा संगठन था जो काम कर रहा था, जो ऐसे साजिश रच रहा था कि लोगों को संगठित कर रहा था कि अपने लिए बोलो? हिंसा जिस दिन हुई उसके 2-3 रोज पहले वहाँ पे एक संगठन ही प्रोटेस्ट कर रहा था, मजदूर बिगुल करके संगठन का नाम है, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। कुछ वायरल्स भी उनकी हमारे चैनल पे अपलोड हुई थी। तो वो लोग बहुत मतलब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। बस उनका मतलब वो मांग कर रहे थे कि भाई आप हमें सरकार से मिलवा दीजिए, हमें कंपनीज के जो हेड हैं उनसे मिलवा दीजिए, ताकि हम अपनी मांग रख पाएँ कि एक न्यूनतम जो वेतन है वो मिल पाए। तो पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था और 2 दिन तक उनके साथी उन्हें ढूंढ रहे थे कि उन्हें कौन से जेल में रखा गया है। उन्हें तक नहीं पता था कि उन्हें किस जेल में रखा गया है। लेकिन जो हिंसा वाले दिन प्रोटेस्ट हुआ उसका कोई लीड नहीं, उसका कोई लीडर नहीं था, उसे कोई लीड नहीं कर रहा था। वो एक वहाँ पे एक कंपनी है मदरसन, वहाँ से, और एक और दूसरी कंपनी है, वहाँ से वो शुरू हुआ और धीरे धीरे होते हुए वो सारी जो कंपनीज हैं उसमें फैल गया। तो संगठन बनाया ही इसलिए जाता है ना कि ताकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का वो प्रतिनिधित्व कर पाए, वो उनकी बात रख पाए। आपको लीडर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप भीड़ जाके वहाँ पे बात नहीं कर सकती किसी से। भीड़ जाएगी तो ज़रूर वहाँ पे कोई ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। तो और मुझे इन सारे मामले में मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है, पाकिस्तानी कनेक्शन, एक तो सबसे बड़ी दुख की बात हमारे नेता लोगों की है, पाकिस्तानी कनेक्शन का सबसे पहला जिक्र उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री ने किया था। उसके बाद से ये पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में फैला कि पाकिस्तानी कनेक्शन है। ये पूरे प्रोटेस्ट में वो लोग सिर्फ एक डिग्निफाइड लाइफ की मांग कर रहे हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ जिसको संविधान में जिसका जिक्र मिलता है, कल्याणकारी राज्य में जिसका जिक्र मिलता है। और संगठन भी उसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहा था, लोग भी उसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर वो कर भी रहे थे तो आप मांगे क्या गलत थी उनकी कि आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं। कुछ लोग मुझे मिले जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पलायन करके यहाँ पर आए हैं नौकरी करने के लिए कि हम अपना यहाँ पे घर चला सकें और हम अपने परिवार के पास पैसा भेज सकें। उन्हें हालात ये पैदा हो जा रहे हैं कि उन्हें घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि घर पे कोई जमीन गिरवी रखी जा रही होगी तब पैसा आ रहा है। किसान हैं, उनके परिवार ज़्यादातर मिडिल क्लास से भी नीचे तबके वाले लोग हैं, और किसान है कि कोई मजदूरी करता है परिवार वाले, वहाँ से वो पैसा मंगवा रहे। फिर उनका क्या फ़ायदा कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार के किसी छोटे ज़िले से आकर यहाँ पे वो काम करें? क्या फ़ायदा यहाँ पे उनके काम करने का? एक सवाल मेरा सर आपसे ये है, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि जब हमने शुरुआत सूरत से की और ये वीडियोस जो आ रही हैं, इसके पहले भी एक शुरुआत हुई थी पेट्रोल को लेकर कि पेट्रोल की कमी आ रही है पूरे देश में, और जो शुरुआती वीडियो था वो भी गुजरात से ही आया था। अहमदाबाद के वीडियोस थे, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। और क्या ये कोइंसिडेंस है कि पेट्रोल की कमी भी वहीं से शुरू हो रही है, गैस की कमी के भी वीडियोस वहीं से आ रहे हैं पूरे देश में, और फिर ये आगे बढ़ रहा है? ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में वहां पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कुछ चूक है? कुछ देखिए, गुजरात मतलब होता क्या है ना, जब जिसकी सबसे ज्यादा आप नारे जिसके नाम के बुलंद कर दें, वहां पर काम सबसे खराब होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हम लोग स्कूल टाइम से भाषणों में हिस्सेदारी रखता रहा, स्त्रियों से जुड़ा विषय कोई ना कोई होता था, तो हमेशा एक श्लोक जो है वो हमारे जुबान पे चिपका दिया गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि हमारे यहाँ तो नारियों को पूजा करने की का कल्चर रहा है, कि रवायत रही है। लेकिन नारियों की क्या स्थिति है वो हम सब जानते देखते हैं। मतलब उस आंकड़े को बार बार कहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बलात्कार का आंकड़ा हो, चाहे वो टीजिंग का आंकड़ा हो, चाहे वो शोषण का आंकड़ा हो, चाहे वर्क प्लेस में उनके कम आय का आंकड़ा हो। इसीलिए अब उनको एम्पावर करने के लिए एम्पावर करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि मर्दों की लोकसभा सीट खत्म ना हो, कम ना हो, उनकी बढ़े, उसके बाद देख लेंगे इनकी भी बढ़ा देंगे। बहरहाल तो इस तरह का एम्पावरमेंट उनके साथ होता रहा, जिनको लेकर नारे बहुत बुलंद किए जाए। तो गुजरात की स्थिति यही है, गुजरात को लेकर नारे बहुत बुलंद हो गए। गुजरात मॉडल है जी, पता ही नहीं क्या अलग और अजूबा काम हो गया है, इंडिया का हिस्सा ही नहीं है तो कोई मंगल ग्रह से आया, बहुत शानदार राज्य है जिसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी है ना। नरेंद्र मोदी गुजरात से जब आ जाते हैं तो एक एक्सेस मुझे लगता है कि खत्म होता है। और दर्शकों, आपके ऊपर सवाल छोड़ता हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, पॉलिटिकल खबरों में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति भी एक झटके में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाएगा। ये स्थिति है गुजरात की।
और वैसे हालांकि अब छत्तीसगढ़ का मैं पूछ लूँ, राजस्थान का पूछ लूँ, मध्य प्रदेश का पूछ लूँ, राजस्थान का नाम आते आपके जुबान पे वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आएगा। बिल्कुल। मतलब कोई शर्मा जी हैं, भजन लाल जी, ये सोचने में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आप पॉलिटिकल खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो दिल्ली से जब गुजरात चलने लगता है, दिल्ली से राजस्थान मध्य प्रदेश चलने लगता है तो दिक्कत ज्यादा होती है। और ये भी हो सकता है कि जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बेहतर काम कर रही हो तो उन्होंने वो क्राइसिस को दिखा भी दिया हो। तो गुजरात शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे खराब रन स्टेट है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ गुजरात मॉडल का जो पूरा भंडा है ना वो फूट चुका है, और इसीलिए गुजरात से तस्वीरें चाहे पेट्रोल की लाइन हो चाहे यहाँ से आ रही हैं, मतलब कम से कम इसमें मुझे किसी भी तरह का साजिश और षड्यंत्र नहीं दिखता है नीलांजय, है ना। साजिश षड्यंत्र सरकार को या मीडिया वालों को दिखता है संगठित करने में असंतोष को, अगर श्रमिकों के असंतोष को कोई संगठित कर रहा है तो। भगत सिंह की बात मैंने की थी, भगत सिंह के कोट के साथ मैं छोड़े जाना चाहता हूँ लोगों को। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, क्रांति का मतलब है वो व्यवस्था बदलना जिसमें थोड़े से शोषक, कैपिटलिस्ट या एक्सप्लॉइटर्स जो हैं करोड़ों मजदूरों और किसानों का शोषण करते हैं, चाहे शोषक ब्रिटिश हों या भारतीय पूंजीपति। शोषण जारी रहेगा तो संघर्ष जारी रहेगा। तो साहब, श्रमिकों के असंतोष को संगठित कोई संस्था कोई संगठन क्या ही करेगी। श्रमिकों के असंतोष को संगठित करने का काम भगत सिंह कर चुके हैं, लिख चुके हैं। उनकी लेखनी को आप बंद कर दीजिए, उनकी लेखनी मतलब उनकी लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन पे पाबंदी लगा दीजिए, उनके बिकने को प्रतिबंधित कर दीजिए, शायद तब एक छोटी सी कोशिश आप कर पाएंगे श्रमिकों के असंतोष को संगठित ना होने देने की। लेकिन ये हो नहीं पाएगा। ये देश भगत सिंह का देश है और भगत सिंह का विचार हमेशा यहाँ पे जिंदा रहेगा। शोषण रहेगा, संघर्ष रहेगा। तो ये था नो द न्यूज़ आज का, जहां पर हमने उस वर्ग की बात की जो सुबह निकलता तो है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन शाम को उसको हासिल के नाम पर कुछ नहीं मिलता है सड़क किनारे सोने के अलावा। आगे भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि लगातार ऐसे मुद्दों पर हम बात करते आए। और पहले हमारा फेसबुक पेज इंडिया में बैन किया गया, लोग बाहर विदेश से अभी भी लोग देख रहे हैं। उसके बाद अभी पिछले शनिवार को हमारा इंस्टा का आईडी भी सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं, तो हमने नई आईडी बनाई है, बैकअप आईडी बनाई है @molitics.india के नाम से। जाइए, उसे फॉलो करिए और जुड़िए फिर से हमारे साथ। हम लगातार ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, लगातार हम ऐसे चीज़ों को झेल रहे हैं जहां पर क्या पता कल ट्विटर और यूट्यूब की भी बारी आ जाए। हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हमारा इंस्टा जो आईडी है नया, उसको फॉलो कर लीजिए। आगे और भी चीज़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक बार मैं अपने संपादक नीरज जी से भी कहूँगा कि आपसे एक बार अपील कर दें, आपको बता दें कि हमको फॉलो करना है। अपील तो क्या करना है, मतलब पहले भी कर चुके हैं हम, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत आपकी भी और हमारी भी है, ठीक है, कि जनहितैषी बात हम कर पाएँ। मजदूर अगर डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहा है और व्यवस्था अगर उसे मजबूर कर रही है ऐसे ना जीने देने के लिए, तो हम उसके खिलाफ बोले, उस व्यवस्था के खिलाफ, उस मजदूर के पक्ष में खड़े हों। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो पीड़ित है, जो दमित है, उसके पक्ष में आवाज़ हम बुलंद कर सकें। जब हम दमितों के या पीड़ितों के पक्ष में उठते हैं तो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, सरकार को ऐसा लगता है, इसलिए कई एक्शंस लिए जाते हैं। मेटा फेसबुक पेज जो है वो हमारा सरकारी आदेश पे बंद हुआ। इंस्टाग्राम ने बड़ा हास्यास्पद रीज़न देके हमको सस्पेंड किया है, टू मच एक्टिविटी। तो वे इंस्टा वालों, हम ही लोग हैं, हम ही लोग करते हैं। ये रही गीतांजलि, इनके रील्स आप देखते ही होंगे, नीलांजय हैं, तो कोई टू मच एक्टिविटी नहीं है। बस ये ज़रूर है, देश में टू मच डेमोक्रेसी है। तो आप सब लोगों से अपील है कि बैकअप आईडी जो हमारा है उसे आप लोग फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ें, जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जुड़िए। और मुख्य मामला सपोर्ट करने का एक ये भी तरीका है कि हम सवाल पूछते हैं, आप भी सवाल पूछिए, सवाल पूछते रहिए। सपोर्ट मॉलिटिक्स, रीस्टोर मॉलिटिक्स करके अगर आप जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे भी लिख सकते हैं लिखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद दबाव बनाया जा सके उन लोगों पर जो फ्रीडम एक्सप्रेशन को कुचलना चाहते हैं। धन्यवाद।